मेरा नाम अनीका है। मेरी बहन की शादी को काफी साल हो गए थे। ऊपर वाले ने उसको सिर्फ एक ही बेटा दिया था और आजकल वह अपने उस बेटे की वजह से बहुत परेशान थी। मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी सिर्फ बेटियां ही थीं, इसीलिए मुझे मेरा भांजा बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं चाहती थी कि उसकी शादी मैं खुद कराऊंगी। अपने प्यारे से भांजे के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी। एक दिन मैं अपनी स्कूल की एक दोस्त से मंदिर में मिली, साथ ही उसकी बेटी भी थी। बड़ी खूबसूरत संस्कारी बच्ची थी, जिसे देखकर मैंने एक ही पल में फैसला कर लिया कि इसी को अपने भांजे के लिए ब्याह कर ले जाऊंगी। वैसे मेरी दोस्त की बेटी मेरे भांजे से 5 साल छोटी थी, यानी कि वह 17 साल की थी और वह 22 साल का था। लेकिन मेरी दोस्त कहती थी कि बेटी को 18 साल का होने दो, अभी कौन सी उम्र निकली जा रही है। अगर तुम चाहती हो तो कोई बात नहीं, करवा देंगे दोनों की शादी। लेकिन आजकल जो मेरे भांजे की हरकतें थी, उसे देखकर तो मैं काफी परेशान हो गई थी। बल्कि सब परेशान थे, क्योंकि वह पिछले 2 महीने से कोई अजीब सी हरकत कर रहा था। उसका वही रहन सहन, वही तौर तरीके थे जो कि उस उम्र के लड़कों के होते हैं। उसकी उम्र 22 साल थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और आगे पढ़ने का उसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि खानदानी कारोबार था, वही संभालना था उसको। घर भी उन लोगों का अपना था। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, जैसे कि एक नॉर्मल फैमिली होती है, दोस्तों के साथ बाहर आना जाना, और घर में कोई तंगी भी नहीं थी। मेरा बहनोई भी बहुत अच्छा इंसान था। उनके घर में बहुत ही खुला माहौल था, बल्कि कभी कभी मुझे हमारे घर का माहौल थोड़ा सा तंग लगता था। इसलिए मैं कहती थी कि वह घर मेरी दोस्त की बेटी के लिए बिल्कुल सही है। मेरी दोस्त की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। लेकिन आजकल जो हरकतें हो रही थीं, उसके बाद मैं सोचने पर मजबूर थी। और मेरा पति तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि इत्तेफाक से उसने भी वो लड़की देखी हुई। वह भी अपने भाई के बेटे से मेरी दोस्त की बेटी को ब्याह कर लाना चाहता था, इसलिए उसे तो वजह मिल गई थी। वह रोज मुझसे पूछता था कि कोई बदलाव आया या नहीं, तुम्हारे भांजे में, और मैं कहती थी कि नहीं। दरअसल मेरा भांजा पिछले 2 महीने से घर के एक कमरे में बैठ गया था और वहीं पर बैठा रहता था। वह ना कहीं बाहर आता जाता था, ना किसी से कोई बात करता था। खाना भी अंदर ही खाता था, लेकिन ठीक तरह से नहीं खाता था और बाकी पूरा दिन जागता रहता था। अजीब बात यह थी कि उस कमरे के अंदर सिवाय एक बिस्तर के और कुछ भी नहीं था। हमारे खानदान में एक लड़का था जो इसी तरह एक कमरे में बैठा रहता था, लेकिन उसने कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ था और वह पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता था। लेकिन वह तो कमरे से बाहर भी निकलता, खाता भी था, लोगों से बात भी करता था और गेम्स भी खेलता था। यह भी दरअसल बुरी बात है, अगर हद से ज्यादा गेम्स खेले जाए। लेकिन यहाँ पर तो उसका कमरा बिल्कुल ही खाली था, ना कोई कंप्यूटर था, ना ही कोई इस तरह की एक्टिविटी वह कर सकता था कि बस पूरा दिन बस मोबाइल या कंप्यूटर चलाता रहे। बल्कि मुझे जब उसकी माँ ने यह बताया कि उसके पास तो उसका मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी यह बाहर रख कर गया है और हमें नहीं पता कि कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी और वह ऐसे ही पड़ा होगा, यह बात भी बड़ी हैरान करने वाली थी। फिर वह उस कमरे में कर क्या रहा था? या तो वह पूरा दिन सोता रहता था, ऐसा भी नहीं था कि वह पूरा दिन जागता रहता था। इस बार मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। घर में 2-3 दफा पूजा करवा चुकी थी। पहले 1 महीने तो उसने यह बात किसी को पता ही नहीं लगने दी, क्योंकि आजकल माहौल बड़ा खराब है, लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। यह बात अगर बाहर निकल जाती तो पता चल जाता सबको, और सब यही कहते कि लड़के पर किसी बुरी आत्मा का साया है, लड़का पागल हो गया है। इसलिए वह ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसका एक ही बेटा था, लेकिन फिर मैं तो उसकी बहन थी और दूसरी गली में ही रहती थी, इसीलिए आना जाना लगा रहता था। फिर मैंने उससे पूछ ही लिया कि जब भी आती हूँ मयंक, कहीं नजर नहीं आता है? उसे मिलने के लिए ही तो आती हूँ मैं। फिर उसने मुझे एक गहरी बात बता दी और रोने लग गई। अब इस बात को 2 महीने हो गए थे। एक औरत ने कहा कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए आप इलाज करवाएं। हम लोगों ने यह भी किया।
हम लोगों ने जो खाना उसको दिया था उसके ऊपर एक बाबा द्वारा बताए गए मंत्र को भी पढ़कर दिया। उसके कमरे में से काफी बदबू आती थी क्योंकि वह नहाता नहीं था। खैर, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और हम लोग इस बात पर पहुंच गए कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है। जबकि कोई भी अगर इस बात के बारे में सुनता तो वह यही कहता कि शायद किसी बुरी आत्मा का साया है। मैं अपने भांजे को अच्छी तरह जानती थी। वह लड़का तो इस तरह का है ही नहीं था। वह तो इन चीजों पर भरोसा ही नहीं करता था। नए जमाने का लड़का था। उसे क्या पता था कि क्या भूत और क्या प्रेत होता है। मेरी नजरों में तो यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये किसी बुरी आत्मा या भूत का मामला बिल्कुल भी नहीं था। बहन मेरी बहुत ज्यादा परेशान थी। वह जगह जगह लोगों से बात करती रहती थी। फिर मैंने अपनी एक दोस्त से बात की जो कि दिमागी मरीजों की डॉक्टर थी। उसने कहा कि यह कोई दिमागी परेशानी हो सकती है। एक बीमारी होती है जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं। उसकी निशानी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे तुम बता रही हो। इंसान एक जगह पर बैठ जाता है, कोई चीज खाता पीता नहीं है और नहाता तो बिल्कुल भी नहीं है। यह जो तुम कह रही हो कि नहाने के लिए मना करता है, इसका मतलब यही हो सकता है कि उसको यही बीमारी है। इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि दिमागी बीमारी, वह भी इतनी बड़ी। यह कोई छोटी बीमारी नहीं थी। इस बीमारी के मरीज तो इस पोजीशन तक पहुंच जाते थे कि उनको रस्सी से बांध के रखना पड़ता था और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे खानदान के इकलौते बच्चे पर इस तरह के हालात आ जाएं। मेरी बहन के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसने तो बड़ी मन्नतों मुरादों से उसको हासिल किया था और डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि उसके बाद वह कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। ऐसे में उसका दिल टूट कर ही रह जाता। मुझे यह बात ठीक लग रही थी क्योंकि जैसा मेरे दोस्त बता रही थी उसकी हरकतें वही थीं। लेकिन मैं अपनी बहन से बात करते हुए डर रही थी। फिर भी सोचा कि बात तो करनी ही है। बहन है मेरी, कोई मेरी दुश्मन तो नहीं है जो गुस्सा कर जाएगी। मैंने उसको सब बता दिया और वह मुझ पर गुस्सा हो गई कि तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरा बेटा पागल है। मैंने कहा कि देखो, बदतमीजों की तरह बात मत करो। हर दिमाग की बीमारी को पागलपन नहीं कहते हैं। दिमाग की बीमारियां भी आम बीमारियों की तरह हो सकती हैं और इनका इलाज भी होता है। दवाइयों से वह ठीक हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो कि वह अंदर ही बैठा रहे? तुम अपने तरीके से सब कुछ कर चुकी हो। उसने कहा कि हाँ, मैंने तो सब कुछ कर लिया है। मिन्नत की है इसकी, इसको रो कर दिखाया है कि बाहर आ जाओ कमरे से, लेकिन इस पर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। जब मैंने यह बात की तो मेरा बहनोई भी वहां बैठा था और मैं यह सोचकर हैरान थी कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने एक दफा भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जैसे वह हैरान है या वह परेशान है। जितना बेटा वह मेरी बहन का था उतना ही उसका भी तो था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। वह तो अपने मोबाइल में बिजी था। ऐसा लगता था कि सुन ही नहीं रहा। आखिरकार मैंने उनको कह दिया कि जीजा जी, आप क्या कहते हैं, मैं गलत कह रही हूँ। तो उनका जवाब बहुत ही अजीब सा था। उन्होंने कहा कि आप किस बारे में बात कर रही हो? मैंने तो ठीक से सुना ही नहीं। मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया कि उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। यह देख लो, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। मैं जब भी इनसे बात करती हूँ तो यह कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा। किसी बात पर गुस्सा किया होगा, कोई जिद लगाई होगी, कोई बड़ा मोबाइल या कोई बड़ा कंप्यूटर मांग रहा होगा। लेकिन यह बात मेरी बहन ने उससे 100 दफा पूछ ली थी कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो सब कुछ बेच कर भी हम तुमको वह चीज ला कर देंगे, बस तुम इस कमरे से बाहर आ जाओ। लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। मेरी बहन ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपनी दोस्त को बुला लो कि वह आकर उसको एक बार देख ले, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा होगी। मैंने कहा कि वह मुझसे फीस नहीं लेगी। मेरे बहनोई ने कहा कि लेती है तो ले ले, तुम्हारी बहन का तो दिमाग खराब हो गया है। छोटी सी बात का इतनी बड़ी परेशानी बना ली है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, पति पत्नी मर जाती है, औलाद भी मर जाती है, लेकिन फिर भी वह जिंदगी के साथ चल पड़ते हैं। उसने कौन सा ऐसा कोई दुख ले लिया है? कौन सा यह रांझा होकर बैठ गया है, जोगी बन गया है? ठीक हो जाएगा। तुम लोग इसके पीछे पीछे भागे तो वह और इस तरह से करेगा।
जीजा जी की बातें बहुत अजीब थीं। उनको वाकई किसी बात की परवाह नहीं थी। वह इतना कहकर वहां से चले गए और मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बहन ने कहा, अगर सब कुछ ठीक हो भी गया तो भी खानदान में तो ये बात फैल चुकी है। मैंने कहा कि इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें खानदान से क्या लेना देना है। मैंने अपनी दोस्त को बुला लिया। वह बहुत अच्छी दिमागी डॉक्टर थी। उसका 1 घंटा खरीदने के लिए हजारों रुपयों की फीस देनी पड़ती थी, यानी कि वाकई वह बहुत ही ज्यादा समझदार थी। उसने कहा कि मैं अंदर जाती हूँ और जाकर उससे बात करती हूँ। तुम लोग बाहर रहो, तुम लोग अंदर मत आना। इलाज करने का और पूछ जांच करने का यही तरीका होता है। वह अंदर चली गई और 1 घंटे तक अंदर बंद रही थी। हम लोग बाहर परेशान बैठे थे। मैं सोच रही थी कि ऊपर वाला करे कि वह कहे, ऐसी बात कोई बात नहीं है, या फिर यह जिस वजह से भी अंदर बैठा है वह बात बता दे। वह बाहर आई और उसने हमें हैरान होकर देखा। फिर वह बैठ गई और हमने उसके लिए चाय वगैरह रखी। हमने कहा कि अब बताओ क्या बात है, तुम 1 घंटे से अंदर थी, उससे तुम्हारी कोई तो बात हुई होगी। उसने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है। यह सुनकर हम हैरान हो गए। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि अगर बीमारी होगी तो इलाज हो जाएगा, कम से कम वजह तो पता चल जाएगी। लेकिन अगर वजह ही नहीं पता चलेगी तो फिर इलाज कैसे करेगी। और वही बात हुई कि उस डॉक्टर ने कह दिया कि उसको कोई बीमारी नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने तुम्हें निशानी बताई थी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है। मैंने उसको 1 घंटे तक देखा है, उससे बातें की है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अगर तुम लोग किसी और को चेक करवाना चाहते हो तो तुम लोग करवा सकते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि वक्त बर्बाद ना करो, क्योंकि लोग अपनी फीस बनाने के लिए कह देंगे कि उसको बीमारी है, जबकि तुम्हारा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। मेरी बहन ने कहा कि अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर कमरे में क्यों बैठा है, बाहर क्यों नहीं आता है। अंदर बैठकर उसने अपनी शक्ल भी खराब कर ली। मेरी दोस्त ने पूछा कि यह कोई नशा वगैरह तो नहीं करता, तो मेरी बहन ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने कमरे की खिड़की में खड़े रहकर उसको कई घंटों तक देखा है, सारी रात देखा है। बस यह तो एक जगह पर बैठा रहता है और एक जगह ही देखता रहता है, ना कुछ बोलता है, ना उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, ना कोई नशा कर रहा है, बस ये चुपचाप बैठा हुआ है। मेरी दोस्त अभी बैठी हुई थी कि मेरा बहनोई वहां पर आ गया और उसे उसके बारे में बताया। उसने कहा कि अच्छा, आप ही वह डॉक्टर हैं, आपने भी अपना वक्त बर्बाद कर लिया होगा। कुछ पता चला आपको? मैं तो इन औरतों को कब से कह रहा हूँ कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वह वहां से चले गए। मेरी दोस्त भी वहां से चली गई और हमें तसल्ली दी कि कोई बीमारी नहीं है। बाकी अब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है, जो वह वहां पर इस तरह से बैठ गया है। लेकिन जब रात हुई तो मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई और उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि कहीं सच में उसे बीमारी तो नहीं है और तुमने मेरी बहन को नहीं बताया था कि वह परेशान ना हो जाए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें यह कहना था कि यह जो लड़के का बाप था यह उसका सगा बाप है। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल उसका बाप है। क्यों, तुम क्यों ऐसे पूछ रही हो? उसने कहा कि उसका रवैया बहुत ज्यादा अजीब था। उसके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं थी। उसका जवान जहां बेटा कमरे में बैठा है और वह इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे कोई बात ही नहीं है, या तो उसको वाकई कोई परवाह नहीं है, यह उसका बाप ही नहीं है, या उसको पता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह क्या है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वह उसका बाप ही है और उसको अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र भी है। अभी वह फिक्र नहीं जता रहा है, लेकिन वह बचपन में उसे कंधों पर उठाकर फिरता रहता था, क्योंकि उसका एक ही बेटा है।
मेरी दोस्त ने कहा कि फिर वही बात हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका रवैया बहुत बुरा लगा। आपके घर में एक परेशानी बनी हुई है। आपका बेटा कमरे में बैठा ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ बता रहा है, ना कोई डॉक्टर ना कोई वैद्य उसकी मदद कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अगर वह इसी तरह कमरे में बैठा रहा तो उसको बेडसोर बन जाएगा, जो कि एक जगह बैठने से बनते हैं। उसके अलावा उसका दिमाग खराब हो सकता है। वह बैठे बैठे अपने आप को मार सकता है अगर उसने अपने दिल में कोई बात रखी हुई है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आजकल की नस्ल बहुत ही ज्यादा जज्बाती है, और यह तो 2 महीने भी उन्होंने बहुत ज्यादा देर कर दी। उनको तो पहले ही कुछ कर लेना चाहिए था। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या करें, तो उसने कहा कि बस उससे किसी तरह पूछो, बार बार पूछो, उसको कस्में दे, उसको बुलाओ, उसको कहो कि बताओ क्या बात है। उसके सामने रहो, अपने आप को उसके आगे पेश करो कि तुम हमें बताओ, नहीं तो हम खुद को कुछ कर लेंगे। इसी तरह यह बात सामने आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक दिन फिर से घर गई तो जाने से पहले ही मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई हो गई। उसने कहा कि क्यों बार बार जाती हो, वह लड़का पागल हो गया है, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, तुम लोग उसके पीछे पड़ गए हो। मैंने अपने पति का और अपने बहनोई का रवैया अपने सामने रखा। मेरे पति का रवैया तो ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि उनको उस बच्चे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे बहनोई का यह रवैया वाकई बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह इसका सगा बाप था। जब मैं घर गई तो मेरा बहनोई किसी से फोन पर बात कर रहा था। ऐसा लगता था कि किसी औरत से बात कर रहा है। हम लोग भी कोई छोटे बच्चे नहीं थे, हमारी औलाद जवान हो चुकी थी। हमें पता था कि जब कोई किसी से बात करता है तो उसके चेहरे के क्या हाव भाव होते हैं। जब कोई अपने माँ बाप से बात करते हैं तो उसके चेहरे के हाव भाव और होते हैं, और जब किसी दोस्त से बात करते हैं तो और तरह से बात करते हैं, और तरह के होते हैं, और जब किसी से कोई खास बात की जाती है तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होती। ये बात सबको पता है। मुझे देखते ही वह थोड़ा सा घबरा गया और फोन लेकर घर से बाहर चला गया। मैंने अपनी बहन को अपनी दोस्त की बातें बता दी। उसने कहा, यह सब एक तरफ से है, मुझे इसके बाप से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे बेटे को किसी तरह ठीक किया जाए। मैंने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और वही आखिरी है, बस तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों ने गीता उठा ली और हम लोग कमरे में चले गए। वह हमें देखकर हैरान हो गया। हमने कहा कि यह देखो, यह श्रीमद् भगवद गीता है हमारे हाथ में, और इससे ज्यादा पवित्र चीज इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम्हें इस किताब की कसम है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आज हमें बता दो। अगर हम तुम्हारी मदद कर सके तो हम जरूर करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और हम उसे रोते हुए देखकर हैरान रह गए। फिर उसने ऐसी बात बताई कि हम हैरान ही रह गए। उसने कहा कि अगर मैं इस कमरे से बाहर चला गया तो मेरी माँ को तलाक हो जाएगी। हम लोग हैरान रह गए। हमने कहा कि क्या मतलब? वह रोने लगा और अपनी माँ के गले लग गया। मेरी बहन भी रोने लगी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। हमने उसे कहा कि पहले वह नहा कर आए। उसने हमारी सारी बातें मान ली। वह नहा धोकर आया, फिर उसने खाना खाया और हम वहीं पर बैठ गए। हमने कहा कि अब बताओ क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि एक लड़की है मोहल्ले में, उसका नाम पिया है। मैं उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जान भी दे सकते हैं एक दूसरे के लिए। मेरी बहन ने कहा कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या उसकी माँ मना कर रही है या उसका बाप नहीं मान रहा है? तुम मुझे तो बता देते, मैं उनके पांव पकड़ लेती, लेकिन तुम्हारा रिश्ता वहीं पर करवाती। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि यह बात नहीं है, वह लोग रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि फिर दिक्कत क्या है? वह लड़का फिर से रोने लगा। उसने कहा कि अगर मैं इस कमरे से बाहर चला गया तो मेरी माँ को तलाक हो जाएगी। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, जिसका नाम पिया है, उसकी माँ को भी तलाक हो जाएगी, उसका घर भी बर्बाद हो जाएगा, यह घर भी बर्बाद हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पिया भी मुझसे नफरत करने लगेगी और कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमने कहा कि ऐसा भी क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सचमुच कहानियां बना रहा है और वाकई उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि इस बीमारी में मरीज बहुत ज्यादा कहानियां बनाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दोस्त से कोई गलती हो गई है और यह लड़का वाकई पागल है। मेरी बहन ने कहा कि चाहे घर टूटता है तो टूट जाए, आसमान गिरता है तो गिर जाए, कयामत आती है तो आ जाए, तुम बस मुझे बताओ कि बात क्या है। उसने कहा कि मैं और पिया एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दिन हम लोग एक जगह बैठकर जूस पी रहे थे, जबकि हमें अंदाजा नहीं था कि मुझे पापा ने देख लिया है। मैंने उन्हें बताया कि ये लड़की मुझे अच्छी लगती है और ये हमारी कॉलोनी में ही रहती है, अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनके घर रिश्ता भेज दें, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने मना क्यों किया? वह कौन होता है मना करने वाला? और क्या दिक्कत है? मेरी बहन को उन लोगों के बारे में पता था, क्योंकि वह पास में ही रहते थे। मेरी बहन को समझ आ गई थी कि किस लड़की की बात हो रही है और उसने आते जाते उस लड़की को देखा भी हुआ था। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी और मेरे भांजे ने कहा कि यही बात मैंने अपने बाबा से 1000 बार कही। मैं उनके पीछे पीछे फिरता रहा। उन्होंने कहा कि अपनी माँ से बात भी मत करना, क्योंकि कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैंने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी और मैंने कहा कि मैं माँ को बता दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो कि हम सब के लिए मौत का फरमान साबित होगी। मेरी बहन ने कहा कि बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने हमें बताया, उसने कहा कि दरअसल बाबा का पिया की माँ के साथ चक्कर चल रहा है और वह लोग एक दूसरे के साथ 2-3 साल से बातें कर रहे हैं, क्योंकि पिया के पापा इस शहर में नहीं रहते हैं, दूसरे शहर में काम करते हैं। पापा उनके घर में बार बार जाते हैं। यह बात पापा ने अपनी जबान से भी स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ रिश्ते की बात करोगे तो यह बात भी सामने आएगी कि हम दोनों के एक दूसरे के साथ संबंध है। तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा और उसके पति को भी, और फिर वह अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और मैं तेरी माँ को से तलाक लेकर उसी के साथ शादी कर लूंगा और फिर तुम दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये बात उसकी माँ को भी पता है। उसने अपने पापा को मेरे बारे में बता दिया था। वह शादी करवाने को तैयार है। वह कहते हैं मैं दिवाली पर आऊंगा, तुम दोनों की शादी जरूर करवाऊंगा। लेकिन उसकी माँ भी मेरे बाप की तरह यह सब कुछ कर रही है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं पिया के बगैर नहीं रह सकता। वह बार बार मुझे फोन कर रही थी, मैसेज करती थी, पूछती थी कि क्या बात है, मैं उससे मिलने के लिए कब आऊंगा, लेकिन मैं उसे भी बता नहीं सकता था और मैं लड़ नहीं सकता था। इसलिए मैं इस कमरे में बैठ गया था कि बस मेरा यहाँ बैठ जाना ही सही है। यहीं बैठे बैठे मेरी जान निकल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बहन ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। हम लोग भी बहुत ज्यादा हैरान थे। उसने कहा कि मैं तेरी खुशियां बर्बाद नहीं होने दूंगी, तेरे बाप के नाजायज संबंधों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। दिवाली आने में 2 महीने हैं। हम लोगों ने यह 2 महीने सब्र से गुजारे और फिर लड़की का बाप आ गया। हमने रिश्ते की बात कर दी, उसने भी रिश्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी मना किया। और जब उसने मना किया तो हमने उसको सारी सच्चाई बता दी और मेरी बहन ने अपने पति को भी कह दिया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद तुम्हें छोड़कर ना जाऊं तो इस औरत से मिलना जुलना बंद कर दो और बेटे की शादी होने दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने नाजायज रिश्ते के लिए बेटे को ब्लैकमेल किया, उसके मासूम दिमाग के साथ खेलते रहे, उसको टॉर्चर किया और वह बेचारा उस कमरे में बैठा रहा। तभी तो मेरे बहनोई को कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उसको सारी बात का पता था। मेरी दोस्त ने मुझे भी यही कहा था कि या तो यह इसका बाप नहीं है या फिर यह सारे मामले के बारे में जानता है। उसको पता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए ये इतना सुकून से है। मेरा बहनोई शर्मिंदा हो गया। वह सिर्फ अपने बेटे के सामने ही उसको टॉर्चर कर सकता था। मेरी बहन के सामने खामोश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि यह बात सारे खानदान में फैल गई।
तो बहुत बेइज्जती होगी, उस लड़की के घर में भी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कोई ना कोई बात हुई होगी, लेकिन शादी की बात हो गई और शादी करवा दी गई। जब दोनों खानदानों ने तैयारी कर ली तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि एक ही औलाद मिली थी मुझे और साथ ये खबर भी कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। तो बस इसी के साथ मैंने अपना सारा समय गुजार दिया, इसका ख्याल रखती रही, पति पर ध्यान नहीं दिया। शायद इसी वजह से उसने दूसरा रास्ते अपना लिया, लेकिन गलत काम तो गलत होता है, उसके पीछे जितनी भी बड़ी वजह हो उसे यह कभी भी नहीं करना चाहिए था। अब वह शर्मिंदा था और उसकी मेरी बहन के सामने कोई इज्जत नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरा भांजा मेरी दोस्त के घर का दामाद बने और उसकी बेटी से शादी करे, लेकिन मेरी दोस्त ने यह बात कभी अपनी बेटी के सामने नहीं की थी, इसीलिए उसके दिल में मोहब्बत का जज्बा नहीं था। मुझे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ कि वह मेरी दोस्त के घर का दामाद नहीं बन सका, क्योंकि बचपन से मैंने यही सोचा था, लेकिन मैं खुश थी कि उसको उसकी खुशी मिल गई और अब वह एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। वह बेचारा बहुत ही जज्बाती और मासूम था। माँ का लाडला अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब उसके बाप ने कहा कि तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, तो उसके मासूम से दिमाग ने यही सोचा कि वह यही सब करे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वह अपनी जिंदगी में खुश है और मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसे अपने बेटों से भी बढ़कर समझती थी और अभी भी मैं ऊपर वाले से उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।